प्रतापगढ़ का आसमान उस सुबह कुछ अलग ही रंग में रंगा हुआ था। महल की ऊंचाइयों से उतरती धूप संगमरमर की जमीन पर इस तरह फैल रही थी मानो किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। हर तरफ इथर की महक थी, गुलाब, केवड़ा और एक अजीब सी खुशबू जो जैसे किसी अनजानी औरत की सांसों में बसी हो। महल का हर कोना उस गूंज से भर चुका था जो दरबार की तैयारी के दौरान उठती है। वजीर, फौजदार, अमीर और उलेमा हर कोई मौजूद था, पर किसी के चेहरे पर आम दिन की शांति नहीं थी। आज का दिन कुछ अलग था। आज प्रतापगढ़ को एक नई बेगम मिलने वाली थी। बेगम जैनब उसके बारे में कहते हैं कि वह अब तक किसी बादशाह की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखी। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं, लेकिन उनसे किसी ने आज तक कोई शब्द नहीं सुना। उसकी खूबसूरती इतनी अजीब और गहरी है कि उसे देखकर लोग सांस लेना भूल जाते हैं। मगर उसकी आंखों में कोई मोह नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई वासना नहीं। वो जैसे एक पहेली है जिसे जितना सुलझाओ उतनी ही उलझती जाए। बादशाह नशीर शाह जब दरबार में दाखिल हुआ, पूरा दरबार अदब से खड़ा हो गया। वो एक ऐसा शासक था जो तलवार से नहीं, अपनी मौजूदगी से राज करता था। मगर आज पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि उसकी निगाहें खुद किसी के असर में जकड़ी जाने वाली थीं। पेश की जाए बेगम जैनब वजीर की आवाज गूंजी और हर आंख उस रेशमी पर्दे की ओर उठ गई। गुलाबी रेशम के पर्दे धीरे धीरे हटे। 4 दासियां आंखें झुकाए एक औरत को दरबार के बीचों बीच लेकर आई। जैनब का चेहरा झुका हुआ था। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर वो नूर था जिसे देखकर जैसे वक्त भी रुक जाए। बादशाह नसीर की नजरें उसके चेहरे पर अटक गईं। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, मगर फिर भी वह झीलों जितनी गहराई लिए हुए थी। क्या तुम मेरे हरम की रोशनी बनने को तैयार हो? नसीर ने एक धीमी सी आवाज में पूछा। जैनब की निगाहें उसकी तरफ उठीं। उनमें ना डर था ना लाज, सिर्फ एक ठहरा हुआ सुकून। मैं रोशनी नहीं साया हूं। जहां रोशनी खुद भी ठहरने से डरे, उसने बिना पलकें झपकाए कहा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। इस औरत में कुछ था जो किसी और में नहीं था। जैनब को प्रतापगढ़ की बेगम घोषित कर दिया गया, मगर उसका कमरा हरम से अलग रखा गया। ना वह शहंशाह के साथ रात बिताती, ना ही उनकी बातों पर मुस्कुराती। वो बस अपने कमरे में चुपचाप रहती। कभी किताबें पढ़ती, कभी चित्र बनाती और कभी देर रात चांद की ओर देखती रहती, जैसे उससे कोई पुराना रिश्ता हो। नसीर शाह हर रोज कोशिश करता कि वह उसके करीब आए। उसे गुलाब भिजवाता, कव्वालियां सुनवाता, मगर जैनब के भीतर कोई दरवाजा नहीं खुलता। वो हर बार एक नई दीवार खड़ी कर देती। आपको मुझसे इश्क है या मेरी सूरत से? वो कभी कभी पूछ लेती। नसीर चुप रह जाता। इधर प्रतापगढ़ की हवाओं में जैनब की बात फैल चुकी थी। आजमगढ़ के महलों तक उसकी कहानियां पहुंच चुकी थीं। एक बेगम जो रानियों से ज्यादा हसीन है, मगर दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं, जो देखने में परी है मगर छूने में साया। ऐसी कहानियां सुनकर लोग हैरान होते, मगर एक शख्स था जो उसे कहानी मानने को तैयार नहीं था। सुलेमान, आजमगढ़ का नौजवान और बागी तेवरों वाला बादशाह। वह जितना तेज तर्रार था, उतना ही जुनूनी भी। उसने जब पहली बार जैनब का नाम सुना, उसके भीतर कोई हलचल सी हुई। अगर वह सच में वैसी है जैसे कहते हैं, तो मैं खुद जाकर देखूंगा कि साया है या सिर्फ अफसाना। उसने मुस्कुराकर कहा और प्रतापगढ़ की ओर कूच करने का फैसला कर लिया। मगर सुलेमान नहीं जानता था कि जिस रहस्य की ओर वह बढ़ रहा है, वह उसे सिर्फ जैनब से नहीं, खुद से भी टकरा देगा। प्रतापगढ़ की हवाओं में उस दिन कुछ अजीब था, जैसे आसमान को भी पता था कि एक तूफान आने वाला है। महल की दीवारें जो सदियों से साजिशें सुनती आई थीं, आज फिर गवाह बनने वाली थीं। एक ऐसे किस्से की जिसमें तख्त भी दांव पर था और तलब भी। आजमगढ़ का बादशाह सुलेमान अपनी मशहूर शाही फौज के साथ प्रतापगढ़ की सरहद पर पहुंचा तो महज उसकी मौजूदगी से ही नजारे बदल गए। उसके साथ सैकड़ों घोड़े,
सोने में जड़े झंडे और उसकी शख्सियत का वह जलवा था जो देखकर दूर के पहरेदार तक निगाहें झुका लेते। मगर सुलेमान किसी जंग के इरादे से नहीं आया था, कम से कम फिलहाल नहीं। उसका मंसूबा कुछ और था। प्रतापगढ़ की फिजाओं में जो नाम गूंज रहा था ज़ैनब, उस नाम ने सुलेमान के दिल को यूं कैद कर लिया था जैसे किसी बादशाह की आत्मा पर उसके ही किसी सपने का पहरा बैठ गया हो। मैं देखने आया हूं उसे जिससे सब डरते हैं चाहने से, जो ना मुस्कुराती है ना रुकती है, फिर भी सबको रोक लेती है, सुलेमान ने अपने वजीर से कहा और काफिला धीरे धीरे प्रतापगढ़ के महल की ओर बढ़ चला। उधर नसीर को इस आगमन की खबर तब लगी जब सुलेमान पहले से ही महल में दाखिल हो चुका था। बेगम जैनब के नाम पर उसने मेजबानी का बहाना बना लिया था, मगर असल मकसद कोई नहीं समझ सका, या शायद सब समझ गए थे। दो सम्राट एक ही महल में, पर नजरों की लड़ाई सिर्फ सलामी तक सीमित नहीं थी। नसीर की आंखों में वो बेचैनी साफ दिख रही थी जो इश्क को जुनून में और जुनून को पागलपन में बदल देती है। जैनब अब उसके दिल की नहीं, उसकी सत्ता की शान बन चुकी थी, और सत्ता को कोई छीनने आए यह बर्दाश्त नहीं होता। तुम उसे देखकर लौट जाओगे सुलेमान, वो कोई मेला नहीं जहां शौक से आए और जी भर देख लिया। नसीर की आवाज में तलवार छुपी थी। लहजे में बोला, देखने नहीं आया, नसीर लेने आया हूं। किस्मत खुद चलकर आई है, मैं इनकार नहीं कर सकता। सुलेमान की मुस्कुराहट में वही बगावती आग थी जो राजाओं को शहीद या शहंशाह बनाती है। बेगम जैनब की मौजूदगी अब दोनों बादशाहों के बीच ऐसी दीवार बन चुकी थी जो दोनों तरफ से लहू मांगती थी। उधर जैनब जैसे इन दोनों साम्राज्यों की आंखों में बसी कोई तस्वीर थी, सजीव मगर फिर भी किसी की नहीं। उसने नसीर से दूरी बना रखी थी। सुलेमान से तो अब तक कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी, मगर फिर भी दोनों उसकी गिरफ्त में थे। नसीर के दिन अब अशांत रहने लगे। वो देर रात महल के गलियारों में अकेला भटकता, कभी किसी फकीर से जैनब की कुंडली पूछता, तो कभी खुद अपनी तकदीर बदलने के लिए ताबीज गढ़वाता। जो बादशाह कल तक खुदा जैसा था, अब एक आदमी बन चुका था, डरा हुआ खोया हुआ आशिक। सुलेमान उधर जैनब के बारे में हर छोटी बड़ी बात जान रहा था। वो किस कमरे में रहती है, कौन से फूल उसे पसंद नहीं, कौन सी किताबें वह आधी छोड़ देती है, सब कुछ। पर उससे मिलने का एक मौका तक ना मिला। दोनों बादशाहों के बीच अब दरबार सर्द होता जा रहा था। शब्दों में अदब था मगर भीतर तलवारें खींच चुकी थीं। एक दिन जब जैनब शाही बाग में अकेली टहल रही थी, सुलेमान की नजर उस पर पड़ी। पहली बार कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं, बस एक नजर। उसने उसे देखा जैसे कोई भूला हुआ सपना अचानक सामने आ जाए। जैनब ने भी देखा, लेकिन उस नजर में वही ठंडक थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मुस्कान नहीं, जैसे उसकी मौजूदगी भी उस पर कोई असर ना करती हो। सुलेमान के लिए यह एक चुनौती बन गई, और नसीर के लिए एक और डर। प्रतापगढ़ के गुप्त गलियारों में अब जंग की हल्की सरगोशियां शुरू हो चुकी थीं। दोनों सम्राट अब सिर्फ तख्त के मालिक नहीं थे, दोनों की तलब एक थी, और शायद तबाही भी। फिजाओं में कोई अनकाहा युद्ध पल रहा था, एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारें नहीं इरादे भोंकते थे और जख्म दिखते नहीं थे, पर सबसे गहरे होते थे। प्रतापगढ़ के महलों में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा होने लगा था, जैसे किसी ने वक्त को जकड़ लिया हो और वो अब सिर्फ एक चेहरे पर ठहर गया हो। जैनब हर दिन कुछ बदला सा महसूस होता था, मगर समझ कुछ नहीं आता। जैनब वहीं थी, शांत सौम्य मगर उदासीन, ना मोहब्बत में पिघलती ना नफरत में झुकती, जैसे कोई वजूद हो बिना किसी भावना के। मगर प्रतापगढ़ के पुराने हिस्से में, जहां दीवारें आज भी जले हुए दीपों की गंध से महकती थीं, वहां एक गुप्त दासी थी। मुस्कान उम्र तो जरूर ढल चुकी थी, मगर आंखें अब भी किसी पुरानी कथा का बोझ उठाए हुए थीं। एक रात जब जैनब अपने कमरे के झरोखे पर खामोशी से चांद को देख रही थी, मुस्कान ने उसके कमरे में कदम रखा। कदमों की आहट भी नहीं हुई, मगर जैनब ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया। तुम कुछ कहोगी नहीं?
जैनब की आवाज हमेशा की तरह सीधी और सपाट थी। क्या कहूं बेगम, वो जो सबके दिल में है मगर किसी की जुबान पर नहीं। मुस्कान मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में डर तैर रहा था। मैं कोई अफसाना नहीं हूं मुस्कान, ना ही किसी बादशाह का सपना। जैनब ने पहली बार किसी के सामने खुद को बयान किया। मुस्कान वहीं बैठ गई जैनब के सामने। फिर बहुत देर तक वह बस एक दूसरे की आंखों में झांकती रही। फिर जो मुस्कान ने बताया वो प्रतापगढ़ की चट्टानों तक को चीर सकता था। मैं जानती हूं तुम कौन हो। जानती हूं उस पहाड़ी मंदिर की वो रात जहां साध्वी बनी थी एक राजकुमारी। जैनब की पलकें जरा भी नहीं झपकीं, चेहरा वहीं निर्विकार। तू बहुत कुछ जानती है, बोल क्या देखा तूने। जैनब का लहजा अब तलवार जैसा हो गया था। सिर्फ इतना कि तुमने तांत्रिक को ठुकराया था। उसने श्राप दिया था कि तुम्हारी आत्मा अब कभी ना किसी से जुड़ पाएगी, न प्रेम न क्रोध। तुम अब सिर्फ देख सकती हो पर महसूस नहीं कर सकती। कमरे में जैसे कोई ठंडी लहर बह निकली थी। हां, मैंने उसे ठुकराया था क्योंकि मैं किसी की कोई वस्तु नहीं बनना चाहती थी। मैं साध्वी बनी क्योंकि आत्मा की आजादी मेरी सांसों से ज्यादा कीमती थी। पर वह नहीं चाहता था कि मैं मुक्त रहूं। उसने मुझे जीवन का सबसे भयावह उपहार दिया, शून्यता। उस रात जैनब ने पहली बार अपनी कहानी किसी से बांटी थी। मेरे भीतर एक खामोशी है जो बोल नहीं सकती। लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं, मुझे चाहते हैं, मगर मैं किसी को चाह नहीं सकती। तो फिर प्रतापगढ़ क्यों आई बेगम? मुस्कान का यह सवाल वही था जो दोनों बादशाहों की रातों की नींदें चुराए हुए था। क्योंकि मैं खुद को मुक्त करना चाहती हूं। मैं जानती हूं इस दुनिया में अगर कोई उस श्राप को तोड़ सकता है तो वह होगा कोई ऐसा जो मुझे पाने नहीं समझने की कोशिश करे। मुस्कान अब समझ चुकी थी। जैनब कोई शिकार नहीं थी, शायद वह शिकारी भी नहीं, लेकिन वह किसी बहुत बड़े खेल की चाल थी। उधर नसीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह जैनब को पाना नहीं चाहता था, वो उसे समझना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिर क्या चीज उसे इंसानी बनाती है। जब उसकी आंखों में कोई झुंबिश तक नहीं, वहीं सुलेमान ने भी अब सिर्फ इश्क नहीं सवालों को महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने अपने विश्वास पात्र शिल्प सालार से कहा, उसकी आंखों में कुछ है जो ना मोहब्बत है ना तिरस्कार। क्या कोई इंसान इतना खाली हो सकता है, या इतना गहरा कि उसकी गहराई खुद समुंदर को डरा दे? उस शिल्प सालार ने जवाब दिया। अब जैनब की कहानी दो बादशाहों के जहन में अलग अलग तरीके से गूंज रही थी। नसीर, जो अब तक जुनून का शिकार था, अब खुद को उससे अलग होता महसूस कर रहा था। और सुलेमान, जो उसे किस्मत मान बैठा था, अब सोचने लगा था, क्या किस्मत इतनी दूर भी हो सकती है? लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुस्कान ने एक और राज बताया। वो तांत्रिक मरा नहीं था, वो अब भी जीवित है और उसे खबर लग चुकी है कि तुमने उसकी दी हुई शून्यता को तोड़ने की ठानी है। वो वापस आएगा जैनब, और वो सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे प्रतापगढ़ को भी मिटा देगा। कमरे की हवा अब भारी हो चुकी थी। जैनब की आंखों में कुछ पल के लिए एक कंपन उभरा, डर नहीं लेकिन तैयारी। तो आ जाने दो उसे, इस बार मैं सिर्फ एक साध्वी नहीं हूं। उसी रात जैनब ने पहली बार अपना कमरा छोड़ा। उसने शाही बाग का रुख किया, जहां प्रतापगढ़ का सबसे पुराना वट वृक्ष था, वहीं जहां कहा जाता था कि देवताओं की छांव और राक्षसों की आह मिलती है। वहां पहुंचकर जैनब ने एक अजीब सी प्रार्थना की। हे आकाश, अगर मेरी आत्मा अब भी जीवित है तो उसे एक मकसद दे। मुझे इश्क नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी नीयत ही चाहिए। और जैसे उस रात कुछ बदल गया। अगले दिन सुलेमान ने एक सपना देखा जिसमें जैनब एक खंडहर के बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर आग थी, मगर वह जली नहीं, बस देखती रही। और नसीर, उसे सपने में वो तांत्रिक दिखा जिसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। बस एक सवाल था, तू भी चाहेगा उसे या समझेगा? प्रतापगढ़ अब एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक रहस्य का केंद्र बन चुका था। दो बादशाह, एक रहस्यमयी बेगम और अब एक आने वाला तूफान। प्रतापगढ़ का महल अब धीरे धीरे एक किले से ज्यादा एक जाल बनता जा रहा था। एक ऐसा जाल जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक झड़ था
और हर नमस्कार के पीछे एक खंजर। दरबार हर दिन भरता था, मगर अब वहां फैसले कम, फुसफुसाहटें ज्यादा होती थीं। दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, मगर उनके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता, कौन किसका है? नसीर शाह की आंखों में अब वही ज्वाला थी जो कभी मैदान जंग में होती थी, मगर अब वह युद्ध बाहर नहीं, उसके भीतर चल रहा था। उसके सबसे वफादार मंत्री उस्मा मीर पर उसका शक गहराता जा रहा था। सिर्फ वही जानता था कि मैंने जैनब को अपने खजाने वाले कमरे में बुलाया था और उसी रात सुलेमान मीर पहुंचा दरबार में। नसीर के विचार अब विचार नहीं रहे, वो आदेश बनते जा रहे थे बिना आवाज के। उधर सुलेमान भी शांत नहीं था, उसका तेज दिमाग अब रणनीति बुनने लगा था। खुलकर जैनब से मिलना मुमकिन नहीं था, मगर वह ऐसे कई दरबारी खरीद चुका था जो अब उसकी आंखें और कान बने हुए थे। एक रात जब चांद आधा था और महल की दीवारें लंबी परछाइयों में डूबी थीं, सुलेमान ने एक खास कागज भेजा। बिना नाम, बिना मोहर, सिर्फ एक ही वाक्य, क्या तुम भी मेरे जैसे हो? बंधे हुए मगर आजाद होने की ख्वाहिश में जैनब ने वह कागज अपने पलंग के नीचे दबा दिया। चेहरा एक बार भी नहीं बदला, जैसे यह सवाल भी पहले ही कई बार उसके मन में गूंज चुका था। अब साजिशें धीरे धीरे रूप ले रही थीं। नसीर ने उस्मा मीर की निगरानी बढ़ा दी थी। हर दरबारी की चाल पर नजर रखी जा रही थी। महल की दीवारों के पीछे जासूसों की छायाएं घूमती थीं, मगर उनके कदम कभी नहीं सुनाई देते थे। फिर एक रात, वही रात जिसने सब कुछ बदल दिया। नसीर का रात्रि भोज, जिसे सिर्फ रसोई के 3 वफादार लोग छू सकते थे। जैसे ही महल में पहुंचा, जैनब का चेहरा एक पल को पलटा। बहुत हल्की सी रेखा उसके माथे पर खींची, फिर गायब हो गई। शाम ढल चुकी थी। नसीर अपने निजी कक्ष में बैठा भोजन कर रहा था। हर निवाले के साथ वो जैनब के बारे में सोचता गया। फिर अचानक छाती में एक जलन सी हुई, सांसें तेज हो गईं, जुबान थरथराने लगी। सेवक दौड़े, हकीम बुलाए गए। हाहाकार मच गया। बादशाह के भोजन में जहर मिला है, यह हत्या की कोशिश है, हकीम ने ऐलान किया। और जैसे ही यह खबर फैली, एक ही नाम हवा में तैरने लगा, जैनब। क्यों? क्योंकि उस दिन उसके चेहरे पर पहली बार कुछ बदला सा था, क्योंकि वह हर सवाल से परे थी, क्योंकि वह नसीर के सबसे करीब थी, फिर भी सबसे दूर। उसी रात महल के भीतर एक गुप्त सभा बुलाई गई। सिर्फ चंद विश्वासी लोग, हर कोई दबे स्वरों में जैनब की चर्चा कर रहा था। वो तांत्रिक का श्राप है, वो इंसान नहीं रही, या शायद वह अब तांत्रिक की मदद से अपना खेल खेल रही है, या फिर सुलेमान ने ही उसे भेजा है हमारे खिलाफ। मगर सच क्या था? सच्चाई उस समय के करीब थी जब महल की छत पर एक अकेली साया बैठी थी जैनब। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न घबराहट, न संतोष। वो बस देख रही थी जैसे सब कुछ एक शतरंज का खेल हो और वो सिर्फ मोहरों की हलचल महसूस कर रही हो। अचानक पीछे से मुस्कान आई। बेगम, आप पर इल्जाम लगेगा, आपको कुछ तो कहना होगा। जो लोग आंखों से सच नहीं देख सकते, उनके कानों में शब्दों का जहर भी क्या असर करेगा? जैनब ने शांत स्वर में कहा। आपने जहर नहीं मिलाया, है ना? मुस्कान के स्वर में अब भी एक उम्मीद थी। जैनब मुस्कुराई नहीं, बस बोली, अगर मैं मिलाती तो वह अब तक मर चुका होता। यह बात सच थी या चेतावनी समझना मुश्किल था। पर उसी पल एक और रहस्य खुला। रसोई से जुड़ी एक दासी गायब थी, वही जो कभी तांत्रिक के गांव की थी। मुस्कान ने जब उस दासी की तलाश की तो उसकी एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वह उसी तांत्रिक के साथ बैठी थी जो जैनब को श्राप दे चुका था। क्या तांत्रिक वापस लौट चुका है? क्या उसकी छाया अब जैनब के जरिए महल में फैल चुकी है, या फिर जैनब खुद अब उस श्राप से खेल रही है? नसीर बच तो गया था, मगर अब उसका दिमाग पहले से भी ज्यादा टूट चुका था। वो अब हर किसी पर शक करता था, और सबसे ज्यादा जैनब पर। सुलेमान ने इस जहर कांड को एक मौके की तरह लिया। उसने अब खुले तौर पर प्रतापगढ़ में अपने सिपह सालार भेजने शुरू कर दिए, रक्षा के नाम पर। मगर असल में वो अब हर स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। और जैनब, वो अब भी खामोश थी।
मगर उसकी आंखों में अब वो पुराना ठंडापन नहीं रहा। अब वहां कुछ और था, एक लौ जो जल तो रही थी, मगर कब ज्वाला बन जाए कोई नहीं जानता। शाही महल की दीवारें अब खामोश नहीं थीं। हर पत्थर, हर झरोखा, हर छाया एक कहानी कह रही थी, और वह कहानी थी टूटते हुए शरीर की, बिखरते हुए ताज की, और एक ऐसी औरत की जो अब रानी नहीं शिकारी बन चुकी थी। नसीर अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसका चेहरा पहले से आधा हो गया था, जैसे किसी ने उसके भीतर से रूह को खींच लिया हो। आंखें खुली तो रहती, मगर उनमें अब बादशाहत की रोशनी नहीं, बस डर की परछाइयां थीं। महल के वैद्य से लेकर शहर के सबसे बड़े हकीम तक बुलाए गए, मगर कोई वजह समझ नहीं आया। जहर का असर नहीं था, बीमारी कोई साधारण भी नहीं थी। कुछ था जो उसके शरीर को अंदर से जकड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी हड्डियों को धीरे धीरे तोड़ रहा हो। इसी दौरान सुलेमान का प्रभुत्व बढ़ता गया। अब वो खुलेआम प्रतापगढ़ की गलियों में घूमता था, जनता से मिलता था, सैनिकों को परखता था। कई दरबारी अब खुलेआम उसकी तरफ झुकने लगे थे। कुछ तो यहां तक कहने लगे, अब प्रतापगढ़ को नया रहनुमा चाहिए। मगर इस खेल में असली चाल चलने वाली थी जैनब। वो अब पहले से ज्यादा शांत दिखती थी। ना उसके चेहरे पर शिकन थी, ना उसकी चाल में हड़बड़ी। मगर हर बार जब वो महल की किसी अंधेरी दीवार के पास से गुजरती, उसका साया लंबा हो जाता, और उसके साथ एक पुरानी परछाई भी चलती थी। उस परछाई का नाम था बदला। उस रात जब सब सो रहे थे और हवाओं में सिर्फ जंगली फूलों की महक थी, जैनब ने अपने कमरे के तहखाने में एक पुराना संदूक खोला। उस संदूक में कपड़े नहीं थे, जेवर नहीं थे, बस कागज थे और एक टूटा फोड़ा सा लकड़ी का खिलौना। उसने एक पत्र निकाला जो कई साल पुराना था। उस पर खून के धब्बे थे। गुलाम बनाकर भेजी जा रही है। प्रतापगढ़ ताज के लिए तैयार कर लो, मगर याद रहे इस बच्ची को कभी सच मत बताना। वो कागज जैनब ने सालों पहले चुराया था, उसी दिन जब उसने पहली बार जाना कि वह कौन थी। जैनब कोई शाही खानदान की नहीं थी, वो एक यतीम थी। उसकी मां एक दरबारी की बेटी थी, जिसे नसीर के बाप के जमाने में शाही साजिशों में मार दिया गया था, और तब से उसे बेगम बनाने के नाम पर पाला गया। मगर असलियत में वो एक मोहरा थी, दो बादशाहों के अहंकार को भड़काने वाला एक खूबसूरत चेहरा। मगर जैनब कोई आम बच्ची नहीं निकली। उसने सीखा हर झुकती नजर के पीछे क्या छुपा होता है। उसने समझा हर खामोशी किस तरह तख्त को हिला सकती है, और उसने जाना बदला तब सबसे ज्यादा असर करता है जब दुश्मन एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। उसी रात जब महल में हल्की सी बारिश होने लगी, झरिन ने एक नई चाल चली। उसने अपने एक पुराने सेवक को बुलाया, वही जो तांत्रिक के गांव से था। उसने उसे एक खास पत्र सुलेमान तक पहुंचाने को कहा। अगर ताज चाहिए तो शेर को मारना होगा, और शिकार की बू महल के अंदर ही है। सुलेमान को जब यह पत्र मिला वो चौंका। यह उसकी सोच से ज्यादा बड़ा आमंत्रण था। क्या यह बेगम अब मेरी हो गई? उसने सोचा। मगर जैनब किसी की नहीं थी। वो चाहती थी कि सुलेमान नसीर पर हमला करें और नसीर सुलेमान को दुश्मन माने। वो चाहती थी कि दोनों एक दूसरे की नसों में उतर जाए। वो चाहती थी खून, मगर खून किसी एक का नहीं, दोनों का। अगली सुबह नसीर के कक्ष के बाहर भारी पहरेदारी थी, मगर अंदर सन्नाटा था। जैनब चुपचाप अंदर दाखिल हुई। नसीर उसे देखकर कांप उठा। तू क्या चाहती है मुझसे? वो फुसफुसाया। जैनब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, फिर उसके पास बैठकर उसकी आंखों में देखा। मैं वो चाहती हूं जो तुमने मुझसे छीन लिया था, मेरी पहचान। अब मैं तुम्हारी पहचान मिटा दूंगी। नसीर की सांस रुक सी गई, और उसी वक्त आजमगढ़ से सुलेमान की सेना शहर के बाहर तंबू गाड़ चुकी थी। अब युद्ध सिर्फ तख्त का नहीं था। अब खेल में शामिल था एक चेहरा जो हर मुस्कुराहट में मौत छुपाए बैठा था। महल की रातें कभी इतनी बेचैन नहीं थीं। दरबार की दीवारें जो कभी सत्ता की गूंज से भरी रहती थीं, अब बस फुसफुसाहटों से कांप रही थीं। तख्त के दोनों दावेदार नसीर और सुलेमान मीर आज पहली बार जैनब के सामने एक साथ खड़े थे।
मगर यह मुलाकात किसी सुलह के लिए नहीं थी और ना ही किसी फैसले के लिए। यह वो पल था जहां दो बादशाह, जो एक दूसरे का खून पीने को तैयार थे, एक ही सवाल लेकर आए थे, तू आखिर चाहती क्या है? जैनब, जो अपने कमरे के झरोखे से टिमटिमाती लौ की तरह दिखती थी, आज बेहद शांत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं, बस एक अधूरी कहानी का बोझ। वो मुड़ी। उसकी आंखों में वो तेज नहीं था जो हमेशा सभी को डरा देता था, बल्कि एक उदास सच्चाई थी, और उस सच्चाई ने जैसे वक्त की चाल रोक दी। तुम दोनों मेरी तलाश में हो। उसकी आवाज में ठंडक थी। नसीर आगे बढ़ा। तूने मेरी रगों में जहर उतार दिया, मुझे अपने ही महल में कैद कर दिया। अब बताने का वक्त है, तेरा असली मकसद क्या है? सुलेमान ने तलवार थाम ली, मगर उसकी आंखों में भी अब गुस्से से ज्यादा जिज्ञासा थी। कौन है तू? जैनब और जैनब मुस्कुराईं। मैं वो हूं जिसे तुम दोनों ने कभी देखा भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक चेहरा बनकर तुम्हारे सामने आई। तुमने मुझे बेगम समझा, शिकार समझा, इनाम समझा, मगर मैं तुम्हारी बहन हूं। सन्नाटा हवा जैसे थम गई। सुलेमान की तलवार गिर पड़ी। नसीर का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ नसीर, फुसफुसाया, मगर उसकी आवाज में खुद यकीन नहीं था। जैनब ने धीरे से अपनी कलाई से एक पुराना धागा निकाला जिसमें एक टूटी हुई ताबीज लटकी थी, उसी ताबीज की जो उसकी मां उसे पहनाकर भेजी थी जब तीनों बच्चों को शाही दरबार की साजिशों में अलग कर दिया गया था। मैं ही हूं राजकुमारी नाजिया, बचपन में जिसे गायब समझकर भुला दिया गया। असल में मुझे एक साजिश के तहत एक साध्वी को बेच दिया गया। मेरी पहचान मिटा दी गई, मगर मेरी यादें नहीं मिटी। नसीर लड़खड़ा कर बैठ गया। सुलेमान को जैसे जमीन ने जकड़ लिया हो। तो यह सब, यह मोहब्बत, यह लड़ाई सब झूठ था। सुलेमान की आंखें जल रही थीं। जैनब उस कमरे की मोमबत्ती की तरफ बढ़ी। उसने एक चिंगारी अपनी चुनरी पर छुआई और धीरे से कहा, झूठ नहीं बदला था और अब मेरा काम पूरा हुआ। पल भर में कमरे की रेशमी पर्दे धधक उठे। आग की लपटें फैल गईं। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। सिर्फ एक चीख गूंजी, नाजिया, और फिर एक सन्नाटा। महल जल उठा। शहर की फिजा में एक धुआं उठा जिसमें बहन की पहचान, भाइयों की लालच और एक बेगम की आग सब राख हो गए। अगली सुबह प्रतापगढ़ और आजमगढ़ की सीमाएं मिट गईं। दो बादशाह तख्त पर नहीं थे, मगर लोगों ने उस औरत को याद रखा जिसने दोनों को उनकी ही साजिशों में फंसा दिया। जैनब अब नहीं थी, मगर उसकी कहानी हर झरोखे में, हर दीवार में गूंजने लगी। कभी बतौर बेगम, कभी बतौर बहन, और हमेशा एक आग की तरह महल की राख अब हवाओं में बिखर चुकी थी। प्रतापगढ़ और आजमगढ़ दोनों की सरहद एक बार फिर खामोशी से भर चुकी थी। दरबारों में न तो बादशाह थे, न सेनाएं। वो ऊंचे जहां से कभी सत्ता की नजरें दूर दूर तक जाती थीं, अब वीरान खड़े थे, जैसे वक्त खुद शोक मना रहा हो। मगर कहानी का अंत वहीं नहीं था। आजमगढ़ के एक पुराने खंडहर हो चुके मार्ग पर एक घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। उस पर बैठी थी एक नन्ही लड़की, गेरुआ कपड़ों में लिपटी, चेहरा धूल से ढका, मगर आंखें वही आंखें थीं। वो जैनब की पुरानी दासी थी, जिसे सबने मामूली समझा, नजरअंदाज किया, मगर जिसे जैनब ने खुद अपने आखिरी दिनों में अपनी कहानियां सुनाई थीं, अपने राज सौंपे थे। उसे अब कोई दासी नहीं कहता। उसका नया नाम था फरजाना। फरजाना के हाथ में एक छोटा सा बक्सा था, लकड़ी का, जले हुए किनारों वाला। उसमें जैनब की ताबीज थी, कुछ पुराने पत्र और एक नक्शा जो एक तीसरे साम्राज्य की तरफ इशारा करता था। वो साम्राज्य जो अभी बना नहीं था, मगर बनने वाला था। फरजाना की आंखें न मोहब्बत चाहती थीं, न ताज, बस सच्चाई, आग और जवाब। उसके चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, ना ही कोई जलन। बस वो शांति थी जो किसी तूफान से ठीक पहले आती है। एक वृद्ध फकीर ने रास्ते में उसे टोका, बच्ची तेरा घर किधर है? फरजाना मुस्कुराई नहीं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अंदर। फिर वो आगे बढ़ गई।
जैसे वह जानती हो कि वह खुद एक कहानी है जो अब भी पूरी नहीं हुई। एक नई नायिका, एक नई चाल, और शायद एक दिन फिर कोई बादशाह जो उसकी आंखों में देखेगा और खो जाएगा। उसी तरह जैसे जैनब ने 2 तख्तों को राख बना दिया था।